हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अब हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई हिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका सेकंड वीडियो। मेरे पास मतलब एक टाइम लिमिट रहती है, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए मेरे पास 4 GB की स्पेस लिमिट रहती है। उस हिसाब से 46 मिनट का वीडियो मैं मैक्सिमम शूट कर सकता हूँ। इसलिए पिछला वीडियो कुछ 46 मिनट सम सेकेंड्स का हो गया, तो और वो बीच में ही बंद हो गया, अब्रप्ट स्टॉप हो गया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैं उसके आगे यही कहने जा रहा था। मैंने आखिरी वर्ड बोला था इसको, उसके आगे मैं कह रहा था कि अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो की लिमिट ख़त्म होने मतलब मेरा टाइम लिमिट ख़त्म होने वाली है, एंड द रेस्ट वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हियर इज़ द नेक्स्ट वीडियो, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेरी सेम चैप्टर। और अब हम लोग इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट करने इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड बर्थ ऑफ कांग्रेस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिन्होंने हमारे इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग और ज़्यादा जगह दी थी। ठीक है, तो ये आखिरी चीज़ थी जो लिखी थी। नाउ लेट मी रेज दिस एंड लेट अस कंटिन्यू with the socio-religious reform movements that have instilled the feelings of or that has instilled the feeling of nationalism in Indians। इसमें एक चीज़ है जो हमें बहुत बार पढ़नी पड़ेगी, मतलब एक चीज़ है, अभी आगे बात करते हैं क्या है। वो है अलग अलग टाइप के, आप कह लीजिए समाज या अलग अलग टाइप के ग्रुप्स, जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में ब्रीफ बात पहले ही कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्या हैं, कौन उनका फाउंडर था, कब मतलब व्हेन वर दे एस्टैब्लिश्ड वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी, और आप में से बहुत लोग ये नाम जानते भी होंगे, बचपन में पढ़ा होगा ही, ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसके स्थापक यानी कि इसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसकी स्पेलिंग का चक्कर मैंने आपको बता दिया था। जो स्पेलिंग आपकी बुक में दी हो आप वो लिखें, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये अलग 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 स्पेलिंग मिल जाती है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, कहीं कहीं पर राम मोहन अलग अलग होता है, कहीं कहीं पर MOHUN होता है, मोहन होता है। ठीक है, सो वो आपकी बुक पे डिपेंड करता है क्या है। तो ये जो ब्रह्मो समाज है, इसके स्थापक, इसके फाउंडर कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और ये कब स्थापित हुई थी, यानी कि व्हेन वाज दिस ब्रह्मो समाज फाउंडेड? तो इसका जवाब है इन द ईयर 1830। ठीक है, ये तो हो गई एक। इस तरीके से आपको बहुत सारे पढ़ने इस स्पेसिफिक पार्ट में। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा था, पहले उन सबको एक साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक, पहला था ब्रह्मो समाज। उसके बाद अगला जो यहाँ पर है वो है सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक समाज। इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे ज्योतिराव फुले। ठीक है, कहीं कहीं पे पूरा नाम भी लिखा रहता है, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, और कब हुआ था? 1873 में। ठीक, दो ये हो गए। इसके बाद और हमारे पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो मतलब उनका मतलब खुद का ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटल थे किस चीज़ में? एक बिथून कॉलेज आपने नाम सुना होगा, कोलकाता में है बिथून कॉलेज, बिथून स्कूल स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, बिथून स्कूल ऑफ गर्ल्स, बिथून कॉलेज ऑफ गर्ल्स, उसमें मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसको हम लोग मतलब ऐसे समाज टाइप में कंसिडर नहीं करते, लेकिन हाँ, उसमें उनका एक बड़ा रोल था। ठीक है, तो अगला समाज जिसके बारे में हमें देखना है, हमें पढ़ना है, that was established by स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड उसका नाम, आपके पास थोड़ा समय है, सोचिए और फिर बताइएगा। ठीक है, इट वॉज द आर्य समाज। जो हिस्ट्री सिविक्स में मतलब पार्ट 1 में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, हो सकता है उनमें से ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आर्य समाज स्टैब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। वैसे आप में से कितनों ने DAV स्कूल्स का नाम सुना है? DAV स्कूल्स बहुतों के यहाँ मतलब इंडिया में बहुत जगह मिल जाएंगे आपको DAV स्कूल्स, ऐसे DAV।
ठीक है। बहुत आपके बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह या कोई भाई बहन कज़िन हो सकता है वहाँ पढ़ता भी हो। तो ये जो DAV है ये इन्हीं के नाम पे है, दयानंद एंग्लो वैदिक, इन्हीं दयानंद जी के नाम पे, ठीक है। दयानंद सरस्वती इन द ईयर, किस साल में मतलब इसकी दिस आर्य समाज वॉज फाउंडेड, सो दिस वॉज 1875। इसके बारे में एक और मतलब आपको मिल सकती है डिटेल, वो ये कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो भैया ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था राजकोट में, ठीक है। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैंने सोचा आपको पहले ये बता दूं शॉर्ट में, सो दैट आपको मतलब ये आपको एक बार में रट लेनी, ये रटने वाली चीज़ें, इसके साथ कोई ढिलाई कुछ नहीं, ओके, ये बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा बहुत फेमस स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। उन्होंने मतलब उनके वो स्टूडेंट थे, उनके जो टीचर थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। कहीं कहीं पे दिया रहता है कि रामकृष्ण परमहंस, इनका जो एक फाउंडेशन था वो इन्होंने फाइंड किया था, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि स्वामी विवेकानंद ने इनका मतलब जो भी ये पढ़ा रहे थे वो उसकी टीचिंग को, उनका जो मैसेज है वो स्प्रेड करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी मतलब इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई समाज स्टैब्लिश नहीं किया था, ऐसा कोई ग्रुप स्टैब्लिश नहीं किया था। बस ऐसा है कि रामकृष्ण परमहंस एक बंगाली सेंट थे, उनका एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट थे स्वामी विवेकानंद जी, और इनकी जो भी टीचिंग थी रामकृष्ण परमहंस की, वो स्वामी विवेक पहले तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड की, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हीं की टीचिंग्स को और ज़्यादा आगे स्प्रेड किया और फैलाया, ठीक है। लेकिन इनका इस टाइप का कोई ग्रुप नहीं था, ठीक। आगे हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास है प्रार्थना समाज, ठीक है। एक साथ लिखने की जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, बाद में फ़ोन ऊपर करके दिखा दूँगा, ठीक है। सो आई होप अभी आप सभी को विजिबल होगा पूरा का पूरा एक साथ। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, एज़ पर योर विश। मेरी मानिए इसको अपने हाथों से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और ये मेरे को दिख रहा है कि ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय के आगे ईयर नहीं दिख रहा, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, वो ईयर 1830 है, ठीक है। अब एक एक करके अगर सबकी बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ब्रह्मो समाज, जो कि स्टैब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने ईयर 1830 में। उसके बाद है हमारे पास सत्यशोधक समाज, जिसको स्टैब्लिश किया था ज्योतिराव फुले ने इन 1873। उसके बाद है हमारे पास आर्य समाज, जिसको राजकोट में स्टैब्लिश किया गया था 1875 में बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद है हमारे पास प्रार्थना समाज, विच वॉज स्टैब्लिश इन 1867 बाई महादेव गोविंद रनाडे एंड RG भंडारकर टुगेदर, ठीक है, दोनों ने साथ में किया था, ये किसी का सिंगल हैंडेड एफर्ट नहीं था, ओके। उसके बाद है हमारे पास वेद समाज, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1864 एट मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई बाई चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाई कंदुकुरी वीर सलिंगम, ठीक है। इसका ईयर मैंने लिखा नहीं, मैं अभी ईयर बोल दूंगा, ईयर मैं लिखना भूल गया शायद। उसके बाद आखिरी है हमारे पास, जिसको नीचे जगह नहीं थी ऊपर लिख दिया मैंने, 7th नंबर, श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, एंड दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1903, ठीक है। ये थी अब हमारी कुछ, अभी तक लगता है इमेज क्लियर नहीं थी, अब इमेज क्लियर हुई होगी। आप चाहें तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं पूरा, अब इमेज अच्छे से क्लियर होगी, उस वक्त क्लियर नहीं थी, कुछ फोकस वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। सो दिस इज़ श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम इन 1903 बाई श्री नारायण गुरु, ठीक है। ये हो सकता है आपसे वो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 1 में, उसमें पूछा जा सकता है इनमें से कोई सा भी, तो इनको आप याद कर लीजिए, और ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग एक एक के बारे में डीप में बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में बात की थी, जो कंदाकुरी वीर सलिंगम जी ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका ईयर में मेंशन करना भूल गया था, दैट वाज द ईयर 1878, 1878, ठीक है। तो दैट इज़ इट। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है। बाकी समाज वगैरह मैं आपको अब शॉर्ट में बता दूंगा, आई एम नॉट गोना राइट इट अगेन, एक बार मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ बता दी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये चीज़ सिर्फ रटने वाली है, इसमें देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीथिंग इज़ टू बी बाय हार्टेड बाय यू, ठीक है।
अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भैया आगे हमारे पास क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्मो समाज के बारे में। तो ब्रह्मो समाज ये इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने इन 1830, और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं राजा राम मोहन रॉय के कुछ कंट्रीब्यूशंस की जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर किया था, है ना। और वो क्या कंट्रीब्यूशंस थे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जितने भी रिफॉर्मर्स के मैंने नाम गिनाए, मोस्ट ऑफ देम जो थे वो एक ही चीज़, मतलब उनका एक ही टारगेट था। एक क्या मतलब कुछ कॉमन टारगेट्स थे और वही सबके टारगेट्स थे करीब करीब। पहला, पोजीशन ऑफ वुमेन का अपलिफ्टमेंट, क्योंकि उस टाइम पे पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन का अपलिफ्टमेंट, कि वुमेन की जो भी पोजीशन है सोसाइटी में उसको अच्छा किया जाए, उठाया जाए, ठीक है। दूसरा, कास्ट सिस्टम, जो आपका कास्ट सिस्टम है उसको हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए कास्ट सिस्टम को। अगला उनका था एक मोटिव, वननेस ऑफ गॉड, एक भगवान को माने, वननेस ऑफ गॉड, ठीक है। और उनका था कि पॉलीगैमी को अबॉलिश किया जाए। पॉलीगैमी मतलब एक आदमी की मोर देन वन वाइफ्स, 1 2 3 4, वो भी एट अ टाइम टुगेदर। ये नहीं कि एक का किसी एक्सीडेंटल रीज़न है, किसी भी वजह से शी इज़ नो मोर तो दूसरी शादी की, नहीं, एक साथ 3 4 वाइफ, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीगैमी। उसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारे पास विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज ये सब पोजीशन ऑफ वुमेन में आ जाता है। पोजीशन ऑफ वुमेन में क्या क्या है, एक तो विडो रीमैरिज लाना, एक सती सिस्टम अबॉलिश करना, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर ये सती सिस्टम अबॉलिश करना, सती अबॉलिश। और क्या है, और यार जो चाइल्ड मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज को भी अबॉलिश करना, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। और एजुकेशन ऑफ वुमेन, आखिरी चीज़ है एजुकेशन ऑफ वुमेन। एजुकेशन ऑफ वुमेन या कह लो गर्ल्स, ठीक है। बस ये था, ये इनके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि पोजीशन ऑफ वुमेन को अपलिफ्ट किया जाए। इसमें क्या क्या था, इसमें विडो रीमैरिज थी, इसमें सती अबॉलिश था और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स था, ठीक है। उसके बाद इनके और अलग मतलब क्या इनके एम थे, क्या मोटो थे, वो था कास्ट सिस्टम अबॉलिश करना, या मतलब इसको थोड़ा, मतलब ये बहुत रिजिड था, इसको कम से कम थोड़ा तो लीनियंट किया जाए। और फिर वननेस ऑफ गॉड, की भगवान एक है, जो मतलब बड़े हार्ड कोर बिलीवर्स होते हैं अलग अलग भगवान के, तो उनके लिए स्पेशली कि गॉड एक है। क्योंकि उस टाइम पे भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपना रहे थे, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, सबको मतलब आपस में लड़वा रहे थे। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 1857 के बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना ली थी। उन्हें पता था कि इससे इनके अंदर ही खोट डाल के इन्हीं में लड़ाई करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद पॉलीगैमी, सिंगल हस्बैंड, बहुत सारी वाइफ्स, ठीक है। विडो रीमैरिज, सती अबॉलिश, और ये सब तुम लोग कर ही चुके हैं। वननेस ऑफ गॉड को एक और चीज़ कहते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है, वो है पॉलीथीज़म, ठीक है। आपने एथिज़म पढ़ा होगा, थीज़म पढ़ा होगा, यानी कि जो भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जो नहीं मानते उसको हम लोग कहते हैं एथिस्ट, ठीक है। और जो मानते हैं उसको हम लोग कहते हैं थीस्ट, ठीक। अब ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से राजा राम मोहन रॉय ने जो सबसे बड़ी चीज़ की वो क्या थी, अब ये सब याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करीब करीब इंटर रिलेटेड ही हैं, तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको कुछ खास रटना नहीं पड़ेगा, बस एक दो बार पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने की वो ये था, सती अबॉलिश। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे बड़ी चीज़ की वो यही थी, सती को अबॉलिश कर दिया उन्होंने। जो ये सती प्रथा चला करती थी, उन्होंने इसको आखिरकार हटवा ही दिया, मतलब पूरी तरह से तो नहीं हटी, लेकिन हाँ मेन स्ट्रीम में इसको इलीगल माना जाने लगा, ठीक है। इन्होंने मतलब और बाकी चीज़ों में भी कैंपेन की कि विडो को रीमैरी करने की परमिशन दी जाए और ये वो पॉलीगैमी वगैरह हटवाया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये जो थी उनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी, और इसी वजह से इनको प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता है, और साथ में मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था किस बारे में, थीस्ट वाली बात, कि वननेस ऑफ गॉड
और उसको हम लोग पॉलीथीस्ट वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीज्म, THEISM, ठीक है। इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा भगवानों में मतलब एक से ज़्यादा भगवान को मानना, ठीक है। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, थीज़म मतलब रिलेटेड टू वर्शिप। जैसे थीज़म मतलब सिर्फ थीज़म का मतलब होता है जो भगवान में भरोसा रखे, यानी कि आस्तिक। एथिज़म मतलब होता है जो भगवान को ना माने, नास्तिक। और पॉलीथीज़म मतलब जो एक से ज़्यादा भगवानों को माने, ठीक। तो हम लोग अभी ब्रह्मो समाज के बारे में बात कर रहे थे, हमारी बात पूरी हो गई थी ये कि इनका सबसे सक्सेसफुल काम ये रहा कि इन्होंने सती अबॉलिश कर दी। उसके बाद जो बाकी इन्होंने दूसरे कैंपेन भी किए लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनके साथ एक और थे लॉर्ड बेनेडिक्ट, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन्होंने लॉर्ड बेनेडिक्ट के साथ मिलके इतना कुछ कर पाए, ठीक है। इनको इसी वजह से प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया या फिर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? ब्रह्मो समाज 1830 में, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले, जो हमारा सेकंड नंबर पे था, सेकंड पॉइंट था, वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिर्फ ज्योतिराव फुले, ठीक है। और ये भी अगर आप एग्जाम में लिख देंगे सो दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड रॉन्ग, ठीक है। ज्योतिराव फुले, ठीक। इन्होंने 1873 में, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, 1873 में इन्होंने अपना सत्यशोधक समाज जो है उसको इस्टेब्लिश किया। इनका जो मेन फोकस था, फोकस सबका वही था, लेकिन जो मेन फोकस या जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे वो था कास्ट सिस्टम वाला। कि ये जो है इनका सबसे मेजर वर्क यही रहा कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के अपलिफ्टमेंट में बहुत काम किया। जो मतलब सबसे लोअर कैडर था, लोएस्ट कास्ट थी, शूद्राज, इन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। उनकी पढ़ाई पे फोकस किया और मतलब कि इन्होंने ऑप्रेस्ड क्लासेस जो थी, जो नीचे वाली शूद्र क्लास थी, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने विमेन के लिए भी किया कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, या फीमेल एजुकेशन लिख देते हैं, फीमेल या विमेन या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। ये किया इन्होंने, और इनकी भी एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। और साथ में जो ब्राह्मण क्लास थी जिसको हम लोग टॉप पे मानते थे, हम लोग क्या करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये था कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने जो ब्राह्मण की जो मतलब बिल्कुल मोनोपोली छाई हुई थी इस पूरे में, ब्राह्मण जो बिल्कुल सब कुछ अपने अंडर में रखते थे, उसको इन्होंने बिल्कुल चैलेंज कर दिया जाके। सीधा मुँह इन्होंने कह दिया कि इनकी ये जो मतलब इतनी हम लोग इनको ऊपर मानते हैं, इतना इन लोगों को इतना ओहदा दे रखा है, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो आइडियोलेट्री थी, इन्होंने उसको भी मतलब वो किया, क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आइडोलेट्री, ये जो होता है इसको हम लोग दो वर्ड्स में ब्रेक कर लेते, पूरा एक वर्ड इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, अच्छे समझ में आ जाएगा। आइडोलेट्री, इन्होंने इसको अपोज किया। आइडल क्या होता है? मूर्ति, ठीक है। तो बस इसे समझ लो कि मूर्ति पूजा जो थी, आइडल वर्शिप जो थी, इन्होंने उसको अपोज किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया? कास्ट सिस्टम को अपलिफ्ट करवाया, मतलब जो सबसे लोअर क्लास थी, ऑप्रेस्ड क्लास थी, शूद्राज, उनकी मतलब पोजीशन को अपलिफ्ट कराया। इनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया, फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दिया। और ब्राह्मण्स की जो इतनी सुपीरियॉरिटी थी उसको कहा कि ये इतना मतलब डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्व क्या मतलब कि इतना हम लोग बेकार में देते हैं, इतना हम लोगों ने बेकार में इनका हवा बना रखा है, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कोई भगवान के भेजे हुए दूत नहीं है। और आखिरी चीज़, इन्होंने आइडियल वर्शिप पे भी निशाना साधा। फाइन। अगली चीज़ जो हमारे पास वो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ही स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। ये मतलब मेरे को तो अपने पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। ये जो हेनरी लुइस थे, हेनरी लुइस डेरोजियो, ठीक है। इनके नाम में मतलब और भी लंबा नाम, बीच में विवियन भी आता है, मैंने सिर्फ हेनरी लुइस डेरोजियो लिख दिया। ये जो थे एक बहुत अच्छे पोएट थे। इनका मतलब आपको जिक्र अगर आप कभी पढ़ें हिस्ट्री के कुछ अच्छे पोएट्स, तो उसमें आपको इनका नाम मिल जाएगा, ठीक है। ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे किनसे? जो इंग्लिश पोएट्रीज होती थी, और साथ में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडल्स थे। क्या क्या थे? सबने पढ़े होंगे। इक्वालिटी, चलो ऑर्डर में लिखते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, एंड आखिरी क्या था? फ्रैटर्निटी, ठीक। ये था, ठीक है। इनसे ये बहुत प्रभावित थे।
जो बाहर रिवोल्ट वगैरह चल रहे थे उनसे ही बहुत प्रभावित थे। और ये जो है अपनी पोएट्री वगैरह लिखते थे इंग्लिश में, लेकिन इनके जो सब्जेक्ट होते थे, जो थीम होते थे, वो हमेशा इंडियन ही रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया और उसमें इन्होंने इन्हीं आइडियाज़ को पॉपुलराइज़ किया। ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वाले आइडियाज़ थे, उसमें अपनी जो इनकी यंग बंगाल मूवमेंट थी उसमें इन्होंने इन आइडियाज़ को बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्प्रेड किया। ठीक है, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यही कहा कि यार तुम दिमाग से सोचो, जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी, जो भी अभी तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, मतलब सुनते आ रहे हो अपने बड़ों से, बूढ़ों से, जो भी मतलब उनकी नैरो माइंडेड सोच है, जो उनकी गलत मेंटालिटी है, उसको छोड़ो, जो ऑर्थोडॉक्सिटी है उसको छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ, अपने अंदर रैशनल थिंकिंग जो होती है ना वो जगाओ, और फिर खुद समझो कि क्या शूद्र जो होते हैं वो इंसान नहीं होते। मतलब उन्होंने यही चीज़ें कही कि विडो रीमैरिज और इन सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा कि रेशनल थिंकिंग यूज़ करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ और तुम बताओ कि क्या ये चीज़ें सही हैं। तो इनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी इनकी बात से एग्री करते थे, करेंगे ही क्योंकि स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी इस तरीके के सोसाइटी में सोशल ईवल्स थे उन पे इन्होंने बहुत खूब निशाना साधा, खूब उनका व्यंग किया। ठीक है, उनके मतलब उनको खुद क्रिटिसाइज़ किया, और सबसे ज़्यादा इन्होंने कास्ट सिस्टम को ही चैलेंज किया इन्होंने भी। ठीक है, सो ये थी कहानी हेनरी लुइस डेरोजियो के बारे में। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले हैं। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये क्यों फेमस है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द विडो रीमैरिज एक्ट। इनकी सबसे बड़ी सक्सेस यही थी, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो लागू हुआ था, उसमें ये जो थे बड़े इंस्ट्रूमेंटल बंदे थे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ठीक है, ओके, तो ये जो थे इनका बहुत ज़्यादा वो था, मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ दे दी अपलिफ्टमेंट में। किसके, दो ही लोगों का हो सकता है, या तो कास्ट का या फिर वुमेन का। तो इन्होंने जो अपनी लाइफ समर्पित करी वो विमेन के जो स्टेटस था उसको अपलिफ्ट करने में करी। ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, पॉलीगैमी के खिलाफ थे, वही सारी चीज़ें, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, पॉलीगैमी के खिलाफ थे, और विडो रीमैरिज करवाना चाहते थे। इस टाइप कुछ चीज़ें थी जिसमें से ये सक्सेसफुल हुए इसमें, विडो रीमैरिज में। और साथ में एक और चीज़ में सक्सेसफुल हुए, और वो थी बिथून कॉलेज। ये जो थे इन्होंने मतलब एक नाम आपने सुना हो अगर, जॉन इलियट, वो लंबा नाम है, आपने ये ज़रूर सुना होगा बिथून कॉलेज, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिथून। ठीक है, नहीं सुना तो कोई नहीं, सुन लेंगे आगे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था जिनके साथ इन्होंने मतलब खूब काम किया, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर नाम है। ठीक है, ड्रिंक वाटर, लगता पानी कम पीते थे। ठीक है, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बिथून। ठीक है, ये बंदे का नाम है। इन्होंने, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बंदे के साथ मिलके विमेन एजुकेशन के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाए, सेटअप करवाए। कहाँ पे, कैलकाटा में, ईयर 1849। ठीक है, तो ये करवाया इन्होंने, और आज भी बिथून कॉलेजेस चलते हैं। ठीक है, बिथून कॉलेज, बिथून स्कूल, तो उसमें भी इनका ये था। तो इनका मतलब अगर इनका ब्रीफ पूछा जाए तो क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि भैया अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम किया, क्या ये मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे या किसके अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, और इनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी विडो रीमैरिज एक्ट। साथ में सेकंड नंबर पे आप कह लीजिए वो थी जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बिथून के साथ इन्होंने मतलब खूब बात करी, खूब इन दोनों ने साथ में काम किया, किसके प्रति, विमेंस एजुकेशन के प्रति। और लास्ट में इन्होंने बिथून कॉलेज और बिथून स्कूल्स विमेन एजुकेशन के लिए खोल दिए कैलकाटा में 1849 में। ओके, दैट्स इट। अगले वाले पे पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये थोड़ा वेदों से मतलब अपना ताल्लुक़ रखते थे। क्यों, मैं एक लाइन पढ़ के बोलता हूँ, आपको मतलब वो लाइन अच्छी लगेगी।
वो मतलब स्पेशली इन्हीं के लिए ही कही गई है, या कह लीजिए इस लाइन को ये बहुत मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है वो लाइन? वो ये है कि इन्होंने मतलब, थोड़ा इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश किया था राजकोट में 1875 में। और आर्य समाज की तरफ इनका ये कहना था कि द आर्य समाज एम्ड एट रिवाइविंग सोसाइटी along the Vedic lines। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, द वेदास कंटेन्ड द एसेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने अपनी मतलब पूरी ज़िंदगी इन्होंने भी वही सारे काम किए। अच्छा, ये जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है। इनका जो अभी हम लोग, मैंने जो लाइन बोली उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने किस किस पे अटैक किया? पर्दा सिस्टम, जो मतलब औरतों को अपना मुंह छिपा के रखना पड़ता था। आपने सुना, घूंघट कहते हैं, मुस्लिम्स में बुरखा कहते हैं, कि सामने जो मतलब मुस्लिम लेडीज़ होती हैं वो कुछ अपने फेस को काले रंग के कपड़े से कवर करके रखती हैं, बुरखा कहते हैं उसे। और हिंदूज़ में यही चीज़ वो साड़ी के आगे वाले हिस्से से करते हैं, इसको घूंघट कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने उस पर अटैक किया, पॉलीथिज्म पे इन्होंने अटैक किया, और इन्होंने सत्य प्रकाश लिखी। ही रोड सत्य प्रकाश। ठीक है, कोई बुक है, इन्होंने वो बुक भी लिखी। वैसे सत्य प्रकाश नहीं, गलत बोल गया मैं, सत्यार्थ प्रकाश बुक का नाम है, सॉरी वो मुंह से निकल गया। सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक लिखी इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने मतलब इनका स्लोगन ये था, स्वराज्य स्वभाषा स्वधर्म। मतलब अपना राज्य, अपनी भाषा, अपना धर्म, ये इनका स्लोगन था। अब बात करते हैं वैदिक वाली की बात में। तो इनके हिसाब से, जैसा हम लोगों ने मतलब जब रामायण वगैरह देखी थी, अभी बहुत चली थी डीडी नेशनल पे जब लॉकडाउन लगा था, या वैसे भी अगर आपने रामायण सुनी हो तो आपने खूब सुना होगा राम राज के बारे में, कि राम राज में मतलब जो सोसाइटी थी बिल्कुल अच्छी थी, सब स्मूथ था, कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं था। तो इनका भी यही कहना था कि हमारी जो सोसाइटी है, हमें उसको जिस स्टैंडर्ड से हम लोग जी रहे हैं हमें वैसे नहीं जीना चाहिए। वी मस्ट फॉलो व्हाट इज़ रिटन इन आवर वेदास। जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो वेद हैं, उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, वी मस्ट लिव लाइफ दैट वे। और इनके हिसाब से यही था कि द वेदास कंटेन द एसेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। वेदों में वो सारी नॉलेज, वो सारी जानकारी मिल जाएगी विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड मेरे हिसाब से वो बहुत हद तक सही भी थे। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो जो अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी थी, दैट वाज लिटरली बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन लेस। ना उसमें कास्ट सिस्टम था ऐसा, उसमें जो कास्ट सिस्टम था भी वो इतना रिजिड नहीं था कि मतलब शूद्र का बेटा शूद्र का बेटा शूद्र, कभी वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। उसमें क्या था, आप जो काम करते हैं उससे आपकी कास्ट डिसाइड होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, या फिर आज क्या है, कि अगर कोई शूद्र है देन वो भी शूद्र रहेगा, उसकी आने वाली जनरेशन भी शूद्र रहेगी। इट मीन्स कि जो कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया। तो जो अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी थी वो लिटरली बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन लेस थी। उस टाइम पे विमेन की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में। ठीक है। और यही नहीं, वेदास में बहुत साइंटिफिक नॉलेज भी दी हुई है, किसी और दिन बात करेंगे उनके बारे में। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना कि हमारी जो सोसाइटी है हमें उसे वैदिक वे में रन करना चाहिए। और ये किस लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, ये अगर किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है डीएवी। आप में से किसी के कोई कज़िन या कहीं डीएवी स्कूलों वगैरह में पढ़ता हो तो आप जानते होंगे डीएवी। आप में से भी कुछ अगर पढ़ते हो तो डीएवी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेज, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज। और इनका भी मतलब पहले तो इनका ये एम था कि इसमें वैदिक नॉलेज वगैरह दी जाएगी, लेकिन आज जो डीएवी स्कूल्स हैं उनमें साइंटिफिक मतलब जैसा बोर्ड वगैरह जिस बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं वैसी नॉलेज देते हैं। ठीक है। तो डीएवी स्कूल्स जो है वो इन्हीं के नाम पे हैं, और इस इनफैक्ट इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी, तो उनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो एक बंगाली, चलो ये बुक में नहीं मिलेगा, जिनके जो अगर ये बुक यूज़ कर रहे हैं जो मैं भी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में तो ये नहीं है। ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अगर किसी की बुक में दिया हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, परमहंसा। ठीक है। तो ये जो थे एक बंगाली सेंट थे। इससे आपको फिर ये वाली बात स्वामी विवेकानंद वाली बातें अच्छे समझ में आएंगी।
ठीक है। तो एक बंगाली सेंट थे, कहीं कहीं पे मिस्टिक बंगाली सेंट भी लिखा रहता है, और ये बहुत बड़े भक्त थे माता काली के, ठीक है। जो काली माता नहीं होती हैं, उनके बहुत बड़े भक्त थे। इनका ये मानना था कि जितनी भी विमेन इस धरती पे हैं वो सारी इनकी इनकारनेशन है। इनकारनेशन मतलब इन्हीं के अलग अलग रूप हैं। जैसे राम जी हैं वो विष्णु जी के इनकारनेशन है, कृष्ण जी हैं वो विष्णु जी के इनकारनेशन है, उसी तरह जितनी भी विमेन है अर्थ पे वो सारी काली माता की इनकारनेशन है। इस वजह से वो मतलब विमेन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब विमेन की जो सोशल पोजीशन थी उसको अपलिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब उसमें उसकी तरफ खूब काम किया भी, और इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनको जो आज बहुत फेमस हैं, एंड ही इज़ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बहुत फेमस है स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने क्या किया फिर, इनका ये जो काम था बंगाली मतलब ये विमेन अपलिफ्टमेंट का, ये इसे इस काम को बहुत आगे ले गए, ठीक है। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस लिए फेमस है आज। वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो जानते थे अगर देश का कुछ करना है तो इसकी यूथ का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका मेन फोकस जो था वो इसी पे था कि भैया यूथ को मोटिवेट किया जाए, रामकृष्ण जी का जो विमेन अपलिफ्टमेंट वाला टास्क है उसको पूरा किया जाए, और जो पुअर है गरीब है उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जाए, ठीक है। ये थी तीन चीज़ें। और एक चीज़ और थी कि इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये यूथ है जिसको ये मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको एक ऐसी दिशा में मोटिवेट करें कि फिर उसमें वो ऑर्थोडॉक्सिटी ना रह जाए, वैसी नैरो माइंडेड सोच ना रह जाए, पुरानी वाली मेंटालिटी ना रह जाए। अब जो यूथ, जो अगली जनरेशन बनेगी, वो मतलब उसका दिमाग जो है ना पुराने विचारों से युक्त नहीं होना चाहिए। उसका जो दिमाग है वो नए विचारों से, नॉन ऑर्थोडॉक्स थॉट्स से भरा होना चाहिए, कि मतलब ऐसे थॉट्स कि विमेन अच्छी है, उनको भी इक्वल पोजीशन मिलना चाहिए, शूद्र वगैरह कुछ नहीं होता, सारी कास्ट बराबर है, इस टाइप की जो चीज़ थी, ठीक है। और सबसे ऊपर अपने देश के लिए पैट्रियाटिज़म वाली फीलिंग लोगों के अंदर भरना, जागरूक करना, ये भी उनका एक बड़ा एम था, ठीक है। और बाकी वो पार्टिसिपेट किया करते थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो, दिया हुआ है ये बुक में, दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो, वहाँ पर भी बहुत मतलब मैं पढ़ देता हूँ बुक में क्या लिखा है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। इन 1893 स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो एंड मेड द वर्ल्ड टेक नोटिस ऑफ इंडिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था शिकागो में, वहाँ पे गए और उन्होंने उन सब की निगाहें डाली, इंडिया को लाइमलाइट में लाए, ठीक है। तो उनका तो भाई यही जो मानना था जो मैंने बताया, इन्होंने बस रामकृष्ण जी के ये जो मिशन था इसको और आगे ले गए, फैलाया, और पुअर अपलिफ्टमेंट किया, यूथ को मोटिवेट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनी बेसेंट। इनका नाम अभी आप कांग्रेस वाले में भी खूब सुनेंगे, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है ये बाय बर्थ आयरिश थी, ठीक है, मीन्स आयरलैंड, ओके। सो बाय बर्थ एनी बेसेंट बिलोंग टू आयरलैंड, ठीक है। शी स्टूड फॉर द डेवलपमेंट। तो ये मेरे हिसाब से इनका इस चीज़ में उतना रोल, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि इनकी आगे आने वाली है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते कि इन्होंने बॉय स्कूल्स खुलवाए, गर्ल्स स्कूल खुलवाए, और सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, ये सब इनकी कुछ छोटी मोटी कंट्रीब्यूशंस थे, क्योंकि इनके बड़े कंट्रीब्यूशंस तो आगे आएंगे, ठीक है। और इन्होंने हिंदुज़म रिवाइव करने में काम किया, बस देयर इज़ नथिंग सो स्पेशल अबाउट हर इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ 1867 में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आर जी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे, इन दो लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किया था, और इसने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स पे वर्क किया था। वही सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स होंगे जिनके हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि विडो रीमैरिज होगा, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन होगा, चाइल्ड मैरिज अबॉलिश होगा, यही सब बातें रही होंगी, ठीक है। उसके बाद वेद समाज वॉज फाउंडेड एट मद्रास बाई छेम्बेती श्रीधारलू नायडू इन 1864, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। वेद समाज जो था वो स्पेशली सुपरस्टिशन पे निशाना साधता था। सुपरस्टिशन कैसे, हम लोग आज भी कोई रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम लोग उस रास्ते से जाते ही नहीं हैं,
ठीक है, ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है। बहुत सारे लोग हैं जिसको ना मानते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो मानते भी होंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे और वेद समाज ने इसी पर व्यंग किया था, इसी को क्रिटिसाइज़ किया था। सुपरस्टिशंस को ही उन्होंने अपना निशाना बनाया था। ठीक है, और क्या किया था, इसने विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था, एंड दैट इज़ इट। और इनका भी वही पॉलीथिज्म वाला हिसाब था कि बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, उसके बाद जो आगे अगले हम लोगों ने बात की थी जिनके बारे में, वो थे कंदुकुरी वीरसलिंगम, जिन्होंने 1878 में अपना राजामुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने ये इसके फाउंडर थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और इसमें वही गर्ल चाइल्ड वाले या गर्ल्स वाले इश्यूज़ को बहुत उठाया गया, उनके बारे में बहुत काम किया गया। और ये जो काम था स्पेशली ये साउथ में किया गया था, क्योंकि ये साउथ के थे, इनके पास नॉर्थ का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, इस वजह से नॉर्थ में उतना इन्फ्लुएंस कर भी नहीं पाए। लेकिन साउथ में उन्होंने खूब काम किया। क्या क्या, मोस्टली इनका काम विमेंस रिलेटेड था, उनकी पढ़ाई, उनका रीमैरिज, ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब इन्होंने किया। और इस काम के लिए इनको टाइटल मिला विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। विद्यासागर ने नॉर्थ इंडिया में क्या किया था, अभी हम लोगों ने बात करी है ना, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया, इसमें तो इंस्ट्रूमेंटल थे ही, और बिथुन स्कूल्स ऑफ और कॉलेजेस खोले। तो क्या क्या दो काम किए, पहला इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट कराया, दूसरा इन्होंने विमेन एजुकेशन पे काम किया। यही काम जो है कंदुकुरी वीरसलिंगम जी ने साउथ में किया था, रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अगली चीज़ जो हमारे पास वो है श्री नारायण गुरु के बारे में, कि उन्होंने अपना श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, इसको 1903 में इस्टेब्लिश किया था, 1903। ठीक है, 1903 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ही डिड नॉट बिलीव दैट ब्राह्मण्स अलोन हैड द राइट टू इंस्टॉल आइडल्स। ये आइडल वर्शिप पे उतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, बस इनका ये कहना था कि उस टाइम पे ऐसा था कि जो आइडल्स होती थी, मूर्ति होती थी भगवान की, वो या तो मंदिर में रहेंगी, ईदर इन द टेम्पल्स, या फिर जो ब्राह्मण लोग हैं सिर्फ वो अपने घर में रख सकते हैं, ब्राह्मण्स हाउस। तो इन्होंने यही कहा कि भैया इसका हक सिर्फ ब्राह्मण के पास नहीं कि भगवान की मूर्ति अपने घर पे रख सकें, और इसे हम भी रख सकते हैं, दूसरे यहाँ तक कि शूद्र वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है, और इनका ये कहना था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। ठीक, वन कास्ट मतलब कि जो अलग अलग कास्ट थी इनके हिसाब से ऑल इज़ वेस्ट, एंड लिटरली ऑल ऑफ दैट इज़ वेस्ट, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वन कास्ट वन रिलीजन, कि सब लोग एक ही रिलीजन फॉलो करें, एक ही भगवान को फॉलो करें। और आखिरी चीज़ थी वन गॉड, वही मोनोथिज्म वाली चीज़, यानी कि एक भगवान को फॉलो करें। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें आ जाएंगी, रिवाइवलिज्म अमंग द मुस्लिम। ठीक है, तो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर जिनका आप हिस्ट्री में नाम सुनोगे, इस वाली हिस्ट्री मतलब जो आगे इसके बाद वाली मॉडर्न हिस्ट्री उसमें नहीं, उसमें तो आप बहुत सारे नाम सुनेंगे। जो इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री है उसमें आप सबसे ज़्यादा नाम अगर कोई सुनेंगे तो वो आप सुनेंगे सर सैयद अहमद खान, बहुत फेमस नाम है। जो आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके स्थापक यानी कि इसको इस्टेब्लिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, जब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था तब इसका नाम AMU नहीं था, तब इसका नाम MAO था। MAO मतलब मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1875 में। ठीक, ये चीज़। उसके बाद जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने इसको स्टैब्लिश तो किया ही, बाद में इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया AMU, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एंग्लो क्या है। DAV में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि दयानंद एंग्लो वैदिक, यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। तो एंग्लो मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, एंड वन ऑफ देम इज़ एन आउटसाइडर, स्पेशली अ ब्रिटिश। ठीक है, जैसे एंग्लो इंडियंस होते हैं, आपने मतलब सिविक्स में पढ़ा होगा कि 543 सीट्स होती लोकसभा सीट्स, और उनमें से जो 2 सीट्स अभी प्रेजेंटली 543 सीट्स हैं, और जो 2 सीट्स हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाता है, मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है,
नॉमिनेटेड नेम्स को सेलेक्ट करता है, तो वो जो 2 नाम होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनकी मदर इंडियन या मदर इंडियन फादर ब्रिटिश हो या फादर इंडियन मदर ब्रिटिश हो, ठीक है। अब इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ी चीज़ थी कि सर सैयद अहमद खान समझ गए थे, ये एक विजनरी टाइप बंदे थे, ठीक है। इन्होंने आगे का या कह लो भविष्य इन्होंने देख लिया था। एक मतलब इन्होंने देखा तो नहीं था, मतलब आप यही समझ लो, मैं मजाक कर रहा हूँ, देखा नहीं था, लेकिन इन्होंने इमेजिन कर दिया था आगे क्या कैसे होगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी अभी बड़ा अपना विजन लगा रहे हैं कि अगले 3-4 साल में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो विजन लगाया बिल्कुल सही लगाया कि उनकी जो वो समझ गए थे कि ब्रिटिश जो है वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे रूल करेगा आगे जाके, ठीक है। सर सैयद अहमद खान समझ गए थे कि ब्रिटिश जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करेगा, क्योंकि उसके आसार लग ही रहे थे, ठीक है, कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करेगा और इस पॉलिसी को यूज़ करके हिंदू और मुस्लिम में ही खोट डाल के इन दोनों को लड़वाएगा, ठीक है। एंड सर सैयद अहमद खान वॉज अ फर्म बिलीवर इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था, ही वॉज अ बिलीवर इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इन्होंने और क्या किया, और इन्होंने 1864 में एक सोसाइटी की, मतलब एक सोसाइटी फाइंड की, या कह लीजिए ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ सोसाइटी दैट वॉज नेम्ड एज द ट्रांसलेशनल सोसाइटी। ट्रांसलेशनल सोसाइटी, ठीक है। इसका नाम ट्रांसलेशनल सोसाइटी क्यों था, क्योंकि ये ट्रांसलेट करती थी, ठीक है। दिस ट्रांसलेशनल सोसाइटी वॉज फाउंड इन 1864। ये क्या करती थी, ये जो साइंस की और लिटरेचर वगैरह की बुक्स थी जो इंग्लिश में हिंदी में वगैरह में लिखी होती थी, उनको ये सोसाइटी उर्दू में कन्वर्ट करती थी, ठीक है, सो दैट कि मुस्लिम्स वगैरह भी पढ़ सकें, ओके। बाद में इसी ट्रांसलेशनल सोसाइटी का नाम चेंज होके क्या हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी। क्या, साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जानते थे एजुकेशन की वैल्यू, ये जानते थे कि एजुकेटेड होना आज के एरा में कितना ज़रूरी है, आज के नहीं मतलब 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के एरा में कितना ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने ये सब भी किया, बुक्स मतलब उर्दू में करवाई, और जो मुस्लिम्स थे उनकी पढ़ाई के लिए किया, क्योंकि उनको पता था कि एक बार अगर कोई भी, फिर चाहे वो हिंदू हो या कोई वेस्टर्न वाला हो, कोई भी ब्रिटिश हो, अगर वो सब एजुकेट हो गए ना, तो जो मुस्लिम्स हैं उनको मेन स्ट्रीम से हटा दिया जाएगा, वो मतलब एक साइड रोल वाले रह जाएंगे, ठीक है। तो इस मतलब कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, कि मेन स्ट्रीम में अभी हिंदू और मुस्लिम हैं, अगर हिंदू जो है एजुकेटेड हो गया और मुस्लिम जो है एजुकेट नहीं हो पाया, क्योंकि वैसे भी उस टाइम पे हो भी नहीं पा रहा था, ठीक है। अगर मुस्लिम एजुकेट नहीं हो पाया, तो अगर ये मेन स्ट्रीम थी, तो अब मेन स्ट्रीम में सिर्फ हिंदू रह जाएगा और ब्रिटिश रह जाएगा। तब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटिश आगे इंडिया से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश तो 100 साल बाद इंडिया से गया, उनके आने के 100 साल बाद इंडिया से गया, ठीक है। तो उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी, उनको तो यही लग रहा था कि ब्रिटिश जो है साइडलाइन हो जाएगा, तो इसलिए सॉरी ब्रिटिश कह रहा हूँ, मुस्लिम जो है वो साइडलाइन हो जाएगा, इसलिए मुस्लिम्स को एजुकेट करने के लिए उन्होंने, मतलब इसलिए ताकि मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में रख सकें, इसलिए उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उनकी एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी, उनको पता था कि धीरे से साइडलाइन हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम से हट जाएंगे, तो उनको मेन स्ट्रीम में बरकरार रखने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस किया, ठीक है। इसके बाद और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिनके लिए ये जाने जाते हैं, वो है कैलकटा मदरसा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो भले जो काम किया इन्होंने वो मुस्लिम्स वगैरह के लिए किया हो, लेकिन उन्होंने, और यू कैन से ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए इसलिए काम किया ज़्यादा, क्योंकि ये देख रहे थे कि हिंदूज़ के लिए तो काम हो रहा है, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कैलकटा मदरसा खुलवाया, एंग्लो अरेबिक स्कूल, यानी कि अरेबिक उर्दू वाला, एंग्लो इन पार्टनरशिप विद सम ब्रिटिश, ठीक है, खुलवाया। लेटर कॉलेज ऑफ दिल्ली वर फेमस सेंटर्स, और साथ में कॉलेज ऑफ दिल्ली भी, ठीक है। ये सब बन गए धीरे से, मुस्लिम लर्निंग के लिए भी सेंटर्स बन गए, मुस्लिम लर्नर्स के लिए सेंटर बन गए। क्या क्या, मुस्लिम लर्नर्स के लिए क्या क्या सेंटर्स बन गए, माओ यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, जिसका नाम 1920 में चेंज करके क्या कर दिया गया था, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपका कैलकटा मदरसा, इसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा,
10 सेकंड या 5 सेकंड, 10 सेकंड लीजिए, मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। 5 सेकंड लीजिए और सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसके पीछे मतलब कौन सबसे ज़्यादा वो था, इंस्ट्रूमेंटल था। ठीक है, तो मेरे को तो उम्मीद है ये मैंने शायद बताया हो, और अगर नहीं बताया तो अब बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं भूल गया था। तो कैलकटा मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1781 में। ठीक है, किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग। इनके बारे में तो मैं पक्का बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ, जैसे एंग्लो अरेबिक स्कूल, ये सारे बने फेमस सेंटर्स मुस्लिम लर्नर्स के लिए। पहले जैसे मुस्लिम की एजुकेशन नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, तो अब क्या क्या आया? अब AMU आ गया, कैलकत्ता मदरसा आ गया, एंग्लो अरेबिक स्कूल आ गया, कॉलेज ऑफ दिल्ली आ गया। ठीक है, चलिए, नाउ विद दिस इस वीडियो को अब यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी की बातें आगे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 46 मिनट्स का हो गया है। अगर 40 सेकंड का और हो गया तो फिर से ये बीच में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग।